अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। इसके चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। हम कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ते हुए हमारा जो है मुख्तलिफ सिचुएशन से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो सामना होता है। उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस सोल्यूशन में इस सारे मतलब प्रोसेस के अंदर जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स, क्योंकि हम साइंस को स्टडी कर रहे हैं। अगर बायोलॉजिकल मेथड का मतलब ये होता है कि बायोलॉजी के लिहाज से बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, लिविंग थिंग्स के लिहाज से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स लेंगे उनको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि स्टेप्स to solve a biological problem। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें किस तरह की हो सकती है कि हम एक एरिया में गए, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कम है, वहाँ पे वेदर पैटर्न जो है वो अचानक से चेंज हो गया, या कोई एनिमल स्पीशी थी वो अचानक से ख़त्म हो गई एक एरिया में से, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो ये सारे क्या हैं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड, या उसको हम साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं। तो अब हम कहते हैं कि मुख्तलिफ स्टेप्स जो साइंटिस्ट लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो होते हैं साइंटिफिक मेथड्स। अब हम 1 बाय 1 इनकी जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं और उसको किस तरह जो अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी प्रॉब्लम को नोटिस किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये चेंजिंग आई है, तो उस चेंजिंग को जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन या कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर जो है उस चेंजिंग को नोटिस करता है। ये होती है रिकॉग्निशन, कि कोई भी चेंज है और उसको नोटिस कर लिया जाए, ठीक है, यानी कि बड़े स्केल पे वो जो है वो चेंज आया है। उसके बाद क्या किया जाता है कि ऑब्जर्वेशन की जाती है। वहाँ पे हमारे पास एक नोटिसेबल चेंज आया एक एरिया के अंदर, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है वहाँ पे चेंजेस आए और जो है वो किस वजह से आए चेंजेस, उस एरिया का जो वेदर पैटर्न चेंज हुआ तो क्यों हुआ, कम्युनिटी का क्या रोल है इसके अंदर, ये सारा जो है हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या क्या चेंजेस आए। अब ऑब्जर्वेशन हम 2 तरह के करते हैं। एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम कहते हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो बता सकते हैं कि इतना जो है वो अगर क्रॉप्स के अंदर लॉस हुआ तो वो कितना लॉस हुआ, कितने %, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने प्रॉब्लम को नोटिस किया, ऑब्जर्वेशन भी कर ली, उसके बाद हम उस ऑब्जर्वेशन के लिहाज से एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये वजह थी इसकी, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, ये एक स्टेटमेंट होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो है हम दे देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक एरिया था, वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ पहले क्या थी, नॉर्मल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि प्लांट्स की जो साइज़ था वो कम हो गया, उसकी जो लीव्स थे उनकी विल्टिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि वो जल्दी मुरझा जाते थे। तो हमने कहा कि ये हमने पहले उसको प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया, फिर वहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन की, उस सॉइल की ऑब्जर्वेशन की, वहाँ पे वेदर की ऑब्जर्वेशन की। तो हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट ये दी कि जो प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, प्लांट की जो लेंथ है वो कम इस वजह से हो रही है क्योंकि सॉइल के अंदर आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। ये हमारी एक हाइपोथेसिस थी। अब हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है
कि क्वेश्चन क्या है कि प्लांट्स की ग्रोथ कम क्यों हो रही है, उसका आंसर प्रोवाइड करें। आंसर ये है कि वहाँ पे आयरन की कमी होगी। दूसरा ये कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है वो वहाँ के क्लाइमेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम जो है वो हाइपोथेसिस प्लांट्स के बारे में बना रहे हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है हम हाइपोथेसिस भी उसी के लिहाज से देंगे। और इसके अलावा ये है कि इसको हम एक्सपेरिमेंट इस पर कर सकें, ऐसा ना हो कि वो हमारी जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना हो सकता हो, इस तरह की हाइपोथेसिस हमारी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर उसी हाइपोथेसिस के मुतालिक मज़ीद स्टेटमेंट्स बना ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं इफ़ का और देन का। हमारी हाइपोथेसिस ये थी कि जो सॉइल में आयरन की कमी की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ क्या है, कम हो रही है। तो डिडक्शन ये होगी कि अगर सॉइल में आयरन की कमी की वजह से प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, देन तो फिर क्या हो कि अगर हम उसी सॉइल में आयरन डाल दें तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जानी चाहिए। ये एक डिडक्शन थी, उस हाइपोथेसिस के लिहाज से हमने बना ली। उसके नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटेशन। हमने कहा था कि हमारी हाइपोथेसिस इस तरह की होनी चाहिए कि हम उस पर जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि हम वहाँ पे जाते हैं, उस एरिया पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी हाइपोथेसिस ये थी कि सॉइल में आयरन की कमी हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुक गई। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, 2 क्रॉप्स लेंगे, 2 फील्ड्स लेंगे, एक को नाम दे देंगे कि वो क्या है, कंट्रोल ग्रुप है या कंट्रोल फील्ड है। दूसरी हमारे पास क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल फील्ड होगी। जो कंट्रोल हमारे पास फील्ड होगी या क्रॉप्स जो करवाई जाएंगी इस फील्ड के अंदर ग्रो, उनके ऊपर हम कोई भी साइंटिफिक मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। वो जैसे पहले अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करी थी वैसे ही ग्रो करेंगी। तो क्योंकि वहाँ पे आयरन की कमी है तो उनकी ग्रोथ जो है वो जैसी थी वो वैसी ही होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट नहीं होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर जो है वो आयरन ऐड कर दी। आयरन ऐड करने से क्या हुआ कि उसकी जो ग्रोथ थी प्लांट्स की वो ज़्यादा होगी, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हुई कि आयरन की कमी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने वहाँ पे आयरन डाल दी। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हम बताएंगे। नंबर 6 पे आता है हमारे पास रिजल्ट। इस सारे प्रोसेस से जो हमारे पास नतीजा निकला है उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। उसके अलावा जिस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च परफॉर्म की है वो जाके सेमिनार्स के अंदर जो है इसको रिप्रेजेंट करता है अपनी रिसर्च को। ठीक है, उसके अलावा वो दूसरे साइंटिस्ट के पास भेजता है कि ये मेरी रिसर्च थी, ये मैंने किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, आप चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो। अब हम कहते हैं कि वो जो डाटा था उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर दिया, सेमिनार में भी रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे साइंटिस्ट के पास भेज दिया। वो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने अपने तरीके से। अगर वो हाइपोथेसिस तब भी करेक्ट रही, रिजल्ट की वजह से जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस थे उसकी अगेन एंड अगेन क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर वो तब भी क्या रही, करेक्ट रही, तो उसको हम नाम दे देंगे थ्योरी का। उस हाइपोथेसिस को हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या बन गई है, एक थ्योरी। अब उस थ्योरी पे भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे होते रहते हैं, तो उस थ्योरी से बन जाता है लॉ। अब ये थ्योरी क्या है, लॉ क्या है, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए साइंटिफिक मेथड्स जो थे वो यही थे कि हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, वहाँ पे उस एरिया में जाके हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, वहाँ उस प्रॉब्लम के लिहाज से हम एक स्टेटमेंट दे देंगे, उस स्टेटमेंट की फर्दर आगे टेस्टिंग की जाएगी, उससे फर्दर डिडक्शन ड्रा किए जाएंगे,
उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा अगर वो करेक्ट साबित हो गया तो उसके ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट्स करके उसको थ्योरी बनाया जाएगा। अगर रिजल्ट ठीक नहीं है, वो हमारी जो हाइपोथेसिस तो वो इनकरेक्ट हो जाती है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिपीट किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी कैसे बनती है और लॉ कैसे बनता है और इनके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।